रिवीजन और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसी दास्तान जो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्या ही ऐसी दास्तान जो एक ऐसी खूबसूरत लड़की इसको देखते ही कहिए कि बेहोश हो जाते हैं एक शहजादे साहब, है ना। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करेंगे दास्तान की और दास्तान जानेंगे क्या होता है और जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए होगा उसको आज हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि जो है ना आसान अंदाज में क्लियर हो जाए। चलिए भाई सभी लोग आ गए हैं, इंजमामुल हक साहब, माही नूर खातून, एमडी इजराइल, एमडी अनश, निदा मेहर, उसके बाद गजाला परवीन, एमडी शादाब उदैन, सभी लोग आए हैं भाई। तो चलिए आप जानते हैं कि ये दास्तान जो है आप सभी को शामिल निसाब में है और इसके लिखने वाले हैं मीर अमन। मीर यहाँ अमन छूट गया है तो चलो हम ऊपर लिख देते हैं मीर अमन, ठीक है। चलो हो गया मीर अमन। मीर अमन लिखने वाले हैं, है ना, मीर अमन देहलवी लिखने वाले हैं। चलो भाई मीर अमन हो गए। पागो बहार। तो पहले सबसे पहले हम लोग दस्तान के बारे में जानेंगे कि दस्तान क्या होता है और दस्तान किसे कहते हैं, दस्तान आखिर दस्तान में क्या बयान होती है, दस्तान ये किस तरह का दस्तान है, सब हम लोग आज जानेंगे, ठीक है जी बिल्कुल। चलिए भाई नेमत परवीन, सनवर परवीन, फिजा आफरीन, सभी लोग आ गए हैं। जो लोग सलाम कर रहे हैं उन लोग को वालेकुम अस्सलाम। चलिए एमडी सलमान साहब भी आ गए हैं भाई, रिफत परवीन भी आ गई हैं। अब ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। सबसे पहले बाबू जानेंगे दस्तान क्या होता है। दस्तान देखिए किस्सा गोई की सबसे कदीम पुरानी सिन्फ, कदीम यानी पुरानी कह सकते हैं, पुरानी सिन्फ के तौर पे दस्तानों में वाजे अहमियत से इनकार नहीं किया जाता। यानी दस्तान जो है एक पुरानी सिन्फ है जिसमें दुनिया के हर जबान में, यानी दुनिया में कोई ऐसी जबान नहीं है जिसमें दस्ताने नहीं लिखी गई, यानी दुनिया का हर जबान में दस्ताने लिखी गई। दस्तान की एक शनाख्त माफूकुल फित्री अनासिर। अनासिर, अब इसके माने क्या होता है बाबू, अनासिर यानी दस्तान में जो है माफूकुल फित्री अनासिर की कार फरमाई होती है। यानी दस्तान में ऐसे किरदार होते हैं जो हमारे समाज में नहीं होते हैं, जैसे भूत प्रेत जिन जिन्नात, है ना, इस तरह की बातें आपको दस्तान में सुनने को मिलेगी और बहुत बहुत ही आपको अच्छा लगने वाला है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक ना। तो इस तरह इसी को कहा जाता है कि माफूकुल फित्री अनासिर की कार फरमाई होती है। उर्दू की सबसे पहली दस्तान कमेंट करेंगे, ये पूछा भी जाएगा। सबसे पहली दस्तान का नाम है सबरस। क्या नाम है, जल्दी से बोलिए, सबरस। और इसके मुसन्निफ कौन है, मुल्ला वजीही। कौन है मुसन्निफ भाई, मुल्ला वजीही, जैसे मैं आपको हम लिख भी दिए हैं मुल्ला वजीही। तो यही कह रहा है कि सबसे सब रस जिसके मुसन्निफ मुल्ला वजीही, यानी सब उर्दू की पहली दस्तान जिसकी अशात जो है कहा जाए कि एक तरह से 1632 ईस्वी में तबाह हुआ था, ठीक ना। 1632 आपको ध्यान रखना है बाबू, ठीक है क्लियर। तो दास्तान में किस्सा गोई का सबसे कदीम सिन्फ है जिसमें आपको पता है कि ऐसे ऐसे किरदार होते हैं जो हमारे समाज के अंदर नहीं होते। एक तरह से जिन जिन्नात भूत प्रेत परी ये सब दस्तान में आपको सुनने को मिलेंगे, ठीक ना। चलिए भाई शबनम खातून भी है जी बिल्कुल। मुल्ला वजीही। आगे बढ़ेंगे बाबू तो हम लोग अब जानेंगे मीर अमन के बारे में। दस्तान के बारे में जितना इंपॉर्टेंट था उतना आपको बता दिए, ठीक ना। अब हम लोग जानते हैं मीर अमन के बारे में, उसके बाद सीधे दस्तान को सुनेंगे और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में दस्तान को सुनेंगे। चलो भाई मीर अमन के बारे में जान लीजिए। तो मीर अमन के तफसीली हालात मालूम नहीं है, यानी कुछ कुछ ऐसे शोरा भी हैं जिनके बारे में अफरा तफरी है और ज़्यादातर जानने की ज़रूरत भी नहीं है। असल नाम की बात किया जाए तो मीर अमन इनका असल नाम, और तखल्लुस लुत्फ था। और तखल्लुस क्या था, लुत्फ। ये पूछता है, आपको याद रखना है, तखल्लुस उनका लुत्फ है जो ये पूछता है एग्जाम में, ये वाला चीज को, ठीक ना। पैदाइश की बात किया जाए तो इनका पैदाइश 1748 ईस्वी में। और इंतकाल कब हुआ था, इंतकाल कब हुआ था, इंतकाल के बात किया जाए बाबू तो इंतकाल हुआ था इनका 1806 में, ठीक ना। और कहाँ पैदा हुए तो दिल्ली में पैदा हुए थे, तो ये याद रहे आपको, ठीक ना। जल्दी कमेंट कीजिए कि 1748 और 1806। हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि किताब में नहीं दिया है, ठीक ना। जब अहमद शाह अब्दाली की फौज दिल्ली में दाखिल हुई, यानी एक फौज थी जिसका नाम अहमद शाह अब्दाली के वक्त फौज जब दाखिल हुई तो मीर अमन का घर भी लुटने से महफूज नहीं रह सका। सूरजमल जाट ने उनकी जागीर जब्त कर ली। एक आता है सवाल कि मीर अमन की जागीर किसने जब्त कर ली, तो आपको याद रखना है सूरजमल जाट ने मीर अमन की जागीर जो है जब्त कर ली, ठीक ना। मीर अमन फारसी बहुत अच्छी जानते थे, है ना, इसलिए किताब एक लिखे फारसी में जिसका नाम था अखलाके मोहसनी का कामयाब तर्जमा गंजे खूबी में किया था। तो उनकी दूसरी किताब ये आपको याद रखना है जो फारसी से तर्जमा किया, ठीक ना। चलिए भाई अब हम लोग दस्तान की ओर बढ़ेंगे, ठीक ना। दास्तान सुनेंगे और निहायत आसान अंदाज में दास्तान को मुकम्मल करेंगे, बहुत ही मुख्तसर में।
जी बिल्कुल, दस्तान कोई सच्ची किस्सा कहानी नहीं होता है, बिल्कुल दस्तान का ताल्लुक सच से नहीं होता है। दस्तान में ऐसी कहा जाता है, दस्तान सुनने में इंटरेस्टिंग हो, जब दस्तान बताएंगे तो आपका जो है ध्यान मेरी तरफ होगा और बिल्कुल आप कोई चीज़ सुनना नहीं पसंद कीजिएगा, बस इधर ही ध्यान रहेगा आपको। ये समझिए कि दस्तान जब बयान किया जाता है तो समझिए बयान करने वाले की तरफ निगाहें सभी का हो जाता है और बिल्कुल सुनना चाहते हैं कि आगे की ओर क्या होगा, यही दस्तान। चलिए भाई, एमडी अमजद खान भी आपका नाम ले लिए भाई। यस सर, समझ में आ रहा है। चलिए भाई आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दास्तान का नाम क्या है बाबू? बागो बहार। बागो बहार जो ये दास्तान है बाबू, सबसे पहले दास्तान बागो बहार के लिखने वाले मीर अमन है, जान गए। अब दास्तान के किस्सा पे ध्यान दीजिए। देखिए इसमें एक शाहजादा, शाहजादे के वालिद वालिद रहते हैं, ये ध्यान रखिए। वालिद साहब इनके और इनके वालिद साहब के एक भाई रहते हैं, यानी दो भाई हैं। तो दो भाई में एक कहिए कि राजा रहते हैं। आसान अंदाज में दास्तान सुनिए। तो जब एक भाई राजा रहते हैं तो वादा करके जाते हैं कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो जो ये मेरा राज गद्दी है, जो ये मेरा हुकूमत है, जो मेरा ये बादशाहियत है, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो तुम उसे ये बादशाहियत दे देना, जब तक तुम इस बादशाहियत यानी इस अजीम हुकूमत पर राज कर सकते हो। यानी कौन कहते हैं भाई? तो दो भाई जो रहते हैं उसी में से एक भाई, यानी वालिद साहब, शाहजादे के वालिद साहब। अब ये शाहजादे के वालिद साहब अपने छोटे भाई यानी शाहजादे के वो चचा हुए, तो यही कहते हैं बात को। और यहाँ से एक किस्सा थोड़ा पहले ही हम बता दिए, पहले से आपके किताब में, अब यहाँ से शुरू हो रहा है कि शाहजादा तेरी ये बेकसी देखकर हमें बहुत ही अफसोस होता है, कहीं तुझे ले चलो। तो यहाँ से शुरू होता है। अब सुनिए ध्यान से। तो ये वालिद साहब कुछ दिनों के बाद इंतकाल हो जाते हैं, तो उनके छोटे भाई हुकूमत संभालते हैं। तो जब इनका बेटा बड़ा होने लगता है शाहजादा, तो इनको वादा करके गए थे कि मेरे जो है बेटे को तुम क्या करना, हुकूमत दे देना जब उसकी हुकूमत करने की जो है ना वक्त आ जाए। तो जब हुकूमत की लत लग गई उनके छोटे भाई को, तो वो सोच रहे थे कि जब भाई हुकूमत का मज़ा मिलने लगा तो उनको ऐसा लगा कि जैसे कि अब इसको देना बहुत मुश्किल हो गया। तो वो सोचने लगे और उनको उनके अंदर लालची पैदा हो गया। इस वजह से जो है ना ये वालिद साहब के जो छोटे भाई थे, वालिद साहब तो इंतकाल हो गए, तो शाहजादा को ना देकर हुकूमत को जो है ना मारने के लिए सोचने लगे, यानी किसी तरह से इनको कत्ल करवा दिया जाए, इससे कत्ल करवा दिया जाए। तो कत्ल करवाने के लिए सोचे, लेकिन अब वो जाहिर सी बात है अगर कत्ल करवाएंगे तो सभी लोग शक कर लेंगे भाई कि कत्ल क्यों करवाया गया, आखिर कैसे हुआ। तो एक इसमें शख्स रहते हैं जिनका नाम है मुबारक, और वही हुकूमत के अंदर भी ये भी रहते हैं मुबारक, और एक मलिक सादिक और एक अंधे फकीर। अब देखिए कुछ ध्यान दीजिएगा तो समझिएगा। तो मुबारक जब ये आते हैं, जो इनके भाई साहब, छोटे भाई साहब है, जो आते हैं उनके पास, तो कहते हैं कि देखिए आप किसी तरह से भी इसको जो है ना कत्ल कर दीजिए, इसके बदले में आपको मुंह मांगे कीमत अदा किया जाएगा, चाहे कोई भी हो, किसी तरह से इसको जो है ना कत्ल करवा देना है। तो वो सोचते हैं और कहते हैं कि मुबारक देखिए ऐसे है हुजूर, अगर इसको कत्ल किया जाएगा तो बात ये होगा कि सारे गांव में, मोहल्ले में चर्चा हो जाएगा कि चचा ने भतीजे को कत्ल करवा दिया या कत्ल कर दिया, नहीं इस तरह के जो है ना लोगों के अंदर जो है ना फैल जाएगा और आप पर इल्जाम लग जाएगा। तो ऐसा ठीक नहीं है। मुबारक कहता है कि ऐसा करते हैं, हम इसको ले जाते हैं शिकार के बहाना कहीं और जंगल में, और उधर से ही इसको कत्ल कर देंगे उधरे, और उसके बाद यहाँ बता दिया जाएगा कि शाहजादा जो है शिकार करने गया और वहीं उसको जंगल में कोई मोजी जानवर जो है ना उसको चीर फाड़ के खा गया, इस तरह से। तो वो बड़ा जो है ना खुश होते हैं। कौन खुश होते हैं भाई? तो ये शाहजादा के जो है ना चच्चा जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। ये चच्चा जो है, जालिम चच्चा है ना, जो गद्दी पे बैठ चुके हैं, ये बहुत खुश होते हैं। चच्चा बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि वाह क्या बात है, तो ऐसा करो कि मैं तुमको बहुत ही तोहफे के साथ नवाजूंगा अगर तुम ऐसा करते हो। तो मुबारक अब आता है अपने और शाहजादे के पास, कहता है कि देखो ये शाहजादे, तुम्हारी जो ये बेकसी है हमको देखा नहीं जाता है, हम सोच रहे थे कि तुमको किसी तरह से मलिक सादिक के पास ले चलूं। मलिक सादिक कौन रहता है बाबू? मलिक सादिक जो है ना जिन्नातों का बादशाह है। मलिक सादिक कौन है? जिन्नातों का बादशाह है ना, जिन्नातों का बादशाह है। मलिक सादिक कौन है? जिन्नातों का बादशाह है ना। जिन्नातों का बादशाह कौन है? मलिक सादिक है ना। जिन्नातों का ये बादशाह रहता है और इसके पास ले चलूं, क्योंकि ये मलिक सादिक जो है ना शाहजादे के वालिद के जो है ना दोस्त रहते हैं, ठीक ना, दोस्त रहते हैं। इसीलिए मुबारक कहता है कि किसी तरह से भी मैं तुझे ये मलिक सादिक के पास ले चलूं ताकि जो तेरा जो हुकूमत है वो तुझको अता कर दे। और बहाने के लिए मुबारक इससे बात ये रचते हैं कि मैं इसको ले जा रहा हूँ जंगल में और किसी तरह से इसको क्या करूंगा,
काम तमाम कर दूंगा। और उसी रात आधी रात में तोहफा लेते हैं और उससे, और तोहफा लेने के बाद वो मुबारक और शाहजादा यानी मुबारक और शाहजादा दोनों निकल जाते हैं। निकलने के बाद आधी रात में 1 महीना तक लगातार ये चलते रहते हैं। और जो सामान खरीदना हो, जैसे सुरमा हो गया या लोबान वगैरह, यानी जो जरूरत की सामान हो उस तरह के जो है ना किन कर यहाँ शाहजादे को लेकर मुबारक चल देता है। और जाते जाते आधी रात के उत्तर की जानिब निकलते हैं तो पता चलता है कि 1 महीना चलते चलते अब मंजिल आने को है। तो मुबारक शाहजादा से कहता है कि अब मंजिल आने वाली है। तो मुबारक कहता है, तो शाहजादा कहता है हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो कह रहा है कि देखो तो वहां तख्त पे मलिक सादिक बैठा हुआ है, मैं जो है बारी बारी से सभी लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, और बहुत सारी अगल बगल जो उनके गुलाम फरिश्ते फरिश्ते कह रहे हैं इस तरह से जो बैठते हैं, परिया जिन जिन्नात अगल बगल में सभी लोग तो मौजूद है। तो कह रहा है हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो मुबारक जो है उसको सुलेमानी सुरमा आंखों पर लगाते हैं। किसको? शाहजादे को। तो शाहजादे जब आंख पर लगाते हैं सुलेमानी सुरमा तो उसको भी जिन्नात दिखने लगते हैं, मलिक सादिक दिखने लगते हैं। जिन्नातों के बादशाह, तरह तरह के परी, तरह तरह के जो लोग खड़े हैं दरबार में, मलिक सादिक के सभी लोग नजर आने लगते हैं। और ये जब जाते हैं दोनों लोग तो जाके मलिक सादिक के दरबार में सलाम करते हैं। फिर खाने की बात होती है। तो वहां से जब खाना के लिए बैठते हैं लोग, तब पूछता है मलिक सादिक, हाँ तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को आने का यहाँ मकसद क्या है। तो वहां से आने के बाद ये मुबारक उससे कहता है कि मुबारक, ये जो है आप जिसे देख रहे हैं ये आपके वालिद जो आपके एक मुखलिस दोस्त थे उसी की एक ये बेटे है, 40वां बंदर आप इसे अता कर दीजिए ताकि जो इसका हुकूमत है, जो हुकूमत इसकी मिल जाए। तो मलिक सादिक कहता है वाकई में ये जो इनके वालिद साहब है उन पर जो है ना उनका मुझ पर बहुत एहसान है, मैं इनका मदद कर दूंगा इंशाल्लाह। यानी मलिक सादिक कहते हैं कि बिल्कुल मैं इसका मदद तो कर दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो शाहजादा कहता है कि जी हुक्म फरमाए कि आपकी क्या शर्त है। तो वहाँ खाना खाने के बाद मलिक सादिक जो सवाल अपना रखते हैं और कहते हैं कि मेरा एक शर्त ये है कि अगर एक तस्वीर निकाल के देते हैं बगल में, तस्वीर निकालने के बाद कहते हैं औरत को जब तस्वीर निकालते हैं तो शाहजादा जब उस तस्वीर को देखता है तो बेहोश होने से बच जाता है, यानी कहिए कि वो बेहोश हो गया। वो तस्वीर ऐसी खूबसूरत एक लड़की की रहती है जो शाहजादा जो है बेहोश होने से बच जाता है। मुबारक और शाहजादे वही हैं। मलिक सादिक कहता है कि अगर आप इस लड़की को ढूंढ के लाते हैं तब मैं इनका जो हुकूमत इनको हवाले कर दूंगा। तो वहां से ये लोग तस्वीर लेकर चल देते हैं। और हाँ, यहाँ मलिक सादिक को ये जरूर बता देता है कि अगर मेरे साथ खयानत की आप लोगों ने, यानी अगर मेरे साथ धोखाबाजी की, जो सौदा हुआ है उस सौदा पे आपको अटल रहना है। कोई तरह का अगर आप करते हैं तो ये जिम्मेदारी आप है, तो आपको कोई बख्शा नहीं जाएगा। तो ये तस्वीर लेके चल देते हैं और चलते चलते बहुत दिनों के बाद, यानी 7 साल इधर उधर ये तस्वीर कर शाहजादा और मुबारक दोनों लोग 7 सालों तक इधर उधर से भटकते रहे। और उसके बाद एक नगर में पहुंचते हैं। नगर में पहुंचने के बाद एक मुलाकात होता है अंधे फकीर से, पानी रहता है। अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो हिंदुस्तान से है ना, हिंदुस्तान से है ना, हिंदुस्तानी फकीर कह सकते हैं। हिंदुस्तानी फकीर से मुलाकात, तो उसको होने के बाद वो हिंदुस्तानी फकीर जो है भीख वगैरह मांग रहे थे। तो जब ये उनके पास आए और आने के बाद जब कोई उनको उस शहर में भीख नहीं देता था, सारे लोग मौजूद थे वहाँ, इसमें आजम पढ़ते हुए लोग नजर आते थे, अल्लाह ताला की इबादत करते आते थे। लेकिन फिर भी एक ये सोचने वाली बात थी कि उनको कोई भी भीख 1 भी रुपए नहीं दिया था अभी तक। तो ये शाहजादा जब जाता है तो वहां से 1 अशरफी उसको निकाल के देता है। कितना अशरफी आप कमेंट करेंगे जल्दी से? 1 अशरफी देता है निकालकर हिंदुस्तानी फकीर को। और जब हिंदुस्तानी फकीर को 1 अशरफी देता है तो हिंदुस्तानी फकीर उसके लिए दुआ देता है कि बच्चे तू लगता है कि इस शहर में नया नया आया है, इसलिए तू मुझे भीख दिया, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि तेरी काम में जो है आसानी हो जाए, तू जो इस मकसद से तू है तू कामयाब हो जाए। ये दुआ देता है फकीर। और फकीर के पीछे पीछे मुबारक और शाहजादा दोनों लोग चल देते हैं। फकीर देखते देखते एक खंडहर महल की तरफ बढ़ता है, जो ऐसा महल कि पहले जो है ना एक राजाओं का महल जिस तरह से होता है और खंडहर हो जाता है, उसमें जाता है तो एक आवाज आता है, एक आवाज उधर से है ना आवाज आती है। क्या आवाज आती है भाई? कि इसमें एक लड़की आवाज देती है, खैर तो है बाप, आप इतना जल्दी आ गए? तो वो फकीर कहता है कि जी बेटी, कोई एक ऐसा मुसाफिर मिल गया था जो मुझे 1 अशरफिया दिया, जिससे मैंने गोश्त, आटा, आलू, दाल, जो खाने की चीजें, जो जरूरियाती जिंदगी है उसको मैं खरीद लाया हूं और तेरे लिए कपड़ा भी लाया हूं। ले तू इसे खा, पहन और पी,
सिल के रख और रह, यानी जो तेरी ये जरूरत है मैं वो पूरा कर करने के लिए पैसा जो मिला हम उससे तुमको लाए, आटा घी तेल जो भी जरूरत है उसको लाए और लाने के बाद दिए। तो वो दोनों लोग पीछे ही रहते हैं। अब जाते जाते ये लोग दोनों जब उस फकीर के पीछे रहते हैं तो देखते देखते ऐसा होता है, उस लड़की जो सामने आती है तो शहजादा उसको घूरने लगता है। जो जब शहजादा घूरने लगता है तो लड़की कहती है, अगर लड़की को देखता है तो देखते ही उस तस्वीर से मिलाता है और वहां बेहोश हो जाता है। मुबारक उसको उठाता है, उठाने के बाद पानी वगैरह डालने के बाद फिर उठाता है, फिर देखता है, फिर बेहोश हो जाता है। यानी ऐसे कई मरतबा हुआ। तो वो लड़की उससे कह रही है कि अल्लाह से तू डर, तू किसी गैर महरम मर्द है और तू किसी औरत पर इस तरह से नजर डाल रहा है ना, बार बार घूरते जा रहा है, क्या तुझे डर नहीं लगता है अल्लाह तबारक व तआला से कि तुम डरते नहीं हो? क्या तुम डरते नहीं हो? तब वहां से पता चलता है, फिर वो उठता है तो मुबारक और फकीर उठता है, फकीर पूछने लगता है कि दोनों शख्स से पूछने लगता है मुबारक और शाहजादे से कि बताओ तुम लोग का माजरा क्या है। तो वही बताता है, कौन भाई? मुबारक और शाहजादा कहता है कि ये जो तस्वीर हम लोग लिए हैं बहुत ही ना जाने कितने लाखों में खरीदे हैं और इसकी तलाश में 7 सालों से हम लोग इधर से उधर भटक रहे हैं और हम जब मिलाएं तो ये आपकी बेटी मिली। ये शहजादा जान से उसको जो है ना मन घड़क कहानी सुना देते हैं, जबकि वो पता है आपको कि मलिक सादिक उसको तस्वीर दिया था। तो ऐसे बातें करके ये जो है ना फकीर को सुनाते हैं और सुनाने के बाद वहां चुप हो जाते हैं। अब ये मुबारक पूछता है कि आखिर पूछता है कि तेरे साथ क्या मामला थे वो बताइए। तो वही बूढ़ा बताता है कि मैं क्या बताऊं अपना कहानी, ये जो एक मेरी बेटी है इसकी खूबसूरती इतनी थी कि पूरे शहर में इसकी शोहरत से ना सभी लोग जो है ना कहिए कि आशिक थे इसका, यानी इसकी खूबसूरती की वजह से इसकी शोहरत थी और ये इतनी खूबसूरत थी कि जो भी इसको देखता उसे इश्क हो जाता और इससे शादी करने की चाहत रखता। तो एक ऐसे ही एक राजा था और शहजादा उसी शहर के, उसको इससे इश्क हो गया था, गायबाना इश्क, यानी बगैर देखे बगैर जाने सिर्फ सुना था कि इसकी शोहरत इसकी खूबसूरती है, बस उसको इश्क हो गया था। तो जब इश्क हो गया था उसको तो वो पैगाम भेजवाया कि शादी करने के लिए, ये बता रहा अभी मुबारक से, तो बता रहा है कि शादी का पैगाम भेजवाया। तो हम सोचे कि आखिर एक बेटी है, कभी ना कभी तो शादी करना ही है। तो ये जो है ना उससे शादी कर देता। आपके किताब में यहीं तक मौजूद, आगे बता देते हैं। किताब में आपके यहीं तक मौजूद है और शादी हो तो जाती है। शादी होने के बाद जब उसके शोहर से शादी होता है तो एक रात के बाद पता चलता है कि जब दरवाजा खुलवाया जाता है तो उसमें से सिर्फ वो लड़की बाहर आती है। जब दरवाजे को निकाला जाता है बाहर में तो उसके शोहर के साथ जो हुआ था वो सभी लोग देखकर दंग रह गए थे, इसलिए कि हाथ अलग था और पैर अलग, मुड़ी अलग, यानी उस शोहर के जो लड़की से शादी किए थे जो राजा, वो पता चलता है कि बोटी बोटी उसका मिला है उस शोहर को। यानी एक तरह से होता है ना जो वलीमे की रात होती है ना, एक तरह से उस रात के बाद जब सुबह हुआ तो देखने को मिलता है कि जो लड़की खूबसूरत थी उसके शोहर के जो है ना बोटी बोटी मिल रहा है, सुबह में पीस मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं। फिर भी ये शहजादा ये बात सब सुनने के बावजूद, तो ये सब मामला हुआ था उस वक्त, और जब ये सब मामला हुआ तो जाहिर सी बात है एक बादशाह एक राजा के साथ ऐसा हुआ।
तो इसीलिए ये फकीर और दोनों बेटी को अलग कर दिया जाता है और ये खंडहर महल में रहने लगते हैं और से उनको सब चीजों से मना कर दिया जाता है कि इन तरह का कोई चीज ना दिया जाएगा, ये अलग ही रहेंगे दोनों बाप बेटी। इस वजह से ये लोग अलग रहते थे और यहाँ के बाद से ये सुनता है, फिर भी इस लड़की को जो है ना शादी करने के लिए उससे मोहब्बत हो जाता है, इसको शाहजादा को, है ना। फिर इसके आगे भी है, फिर इसको ये जाता है मलिक सादिक के पास भी, लेकिन वहां बहाना बनाने लगता है। बहुत सारा आगे है, लेकिन खैर आपको उतना नहीं पढ़ना है। बस ये ध्यान दीजिए कि जहां तक आपका टॉपिक ले चलना था उसको ले गए। हाँ, अब ये बात रहा कि वो जो जिससे शादी करती थी उसका यही हाल होता था, इसके पीछे आप समझ रहे हैं। जिन जिन्नात का हाल है, बस इतना ख्याल रखिए। कभी मौका मिला तो पूरी दास्तान आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ा दिए उससे, ठीक ना। तो चलिए आप डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं भाई आगे की तरफ सवाल जवाब। देखिए जब भी हम क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं उर्दू का, आप लोग अपने सामने किताब रखा कीजिए ताकि जो सवाल किताब में है वो किताब हम आपको बता दें और आप सामने रखिएगा सवाल तो देख पाइएगा, और सारा सवाल का जवाब हम ला देते हैं ताकि किसी तरह का सवाल आए एग्जाम में तो आप लोग बना दीजिएगा। आप पूछा गया बागो बहार का ताल्लुक किस सिंध सैयद दास्तान से है ना। बागो बहार का ताल्लुक के मुसन्निफ पूछा होगा तो मीरा मन, है ना, वो फोर्ट विलियम कॉलेज हो जाएगा एक तरह से कहा जाए कि जॉन गिलक्रिस्ट के बारे में होगा। सवाल देख लीजिएगा आप लोग, किस्सा चार दरवेश हो जाएगा, है ना, किस किताब से, है ना। 500 रुपये इनाम मिला था। फिर उसकी अशात कब है तो 1804 ईस्वी। तो आप जब सवाल देखेंगे तो आसान अंदाज में, है ना, पकड़ पाएंगे। किस्सा चार दरवेश से लिया गया, इसके जॉन गिलक्रिस्ट हो जाएंगे। चीन चीन और हिंदुस्तान के इस कारोबार में कितने मुल्कों का नाम आया तो चीन माचीन और हिंदुस्तान। शहजादे और वालिद में क्या रिश्ता था, दोस्ती का। एक अशरफिया देता है शहजादा। और तो 12 नंबर है हिंदुस्तान। बंदे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से है तो हिंदुस्तान से। सर सुनाइए ना। अभी आप लोग सब लोगों का ध्यान एक तरफ आकर्षित हो गया था और सिर्फ अभी ये बिल्कुल पूछा ही है। अभी हम क्या आपको तैयारी करवाएंगे ना, फिक्र।
अब देखिए सवाल जो है मुख्तसर गुफ्तगू में आप मिला लीजिएगा। सवाल मुबारक शाहजादे के साथ किस तरह से ले जाता है, कहाँ ले जाता है, मुबारक शाहजादे को इस चच्चा की निजात दिलाने के लिए कहाँ ले जाता है भाई, क्या मशवरा देता है, मैंने क्या मशवरा देता है, चलो तुमको तुम्हारे वालिद के दोस्त के पास ले चलते हैं, यानी मलिक सादिक के पास। अगर मलिक सादिक चाहेगा तो तुम्हारा जो है ना हुकूमत मिल जाएगी। दूसरा सवाल देखेंगे बाबू, सफर पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाजार से क्या क्या खरीदा, तो अतर बखोर यानी जो जिससे खुश खुशबू आग जलाने पर आग लगे हो ना, कुछ मलिक सादिक जो है ना, मलिक सादिक के लिए जाने के लिए जो जरूरी था वो खरीदा था। 3 नंबर, सुलेमानी सुरमा को भी यह थी कि सुरमा लगा लेता तो उसे भी भूत प्रेत जिन जिन्नात परी वगैरह दिखाई देने लगते थे। 4 नंबर, मुबारक मलिक सादिक के शाहजादे की मदद के लिए मकसद के तहत ले जाता है, किस लिए ले जाता है, किस तहत, उसके मदद के तहत के लिए ले जाता था ताकि जो हुकूमत उसका था उसे मिल जाए। आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर सवाल होगा कि मलिक सादिक ने क्या शर्त रखा था, तो मलिक सादिक शाहजादे से मदद के लिए शर्त ये रखी मलिक सादिक ने एक खूबसूरत तस्वीर दी और कहा कि तुम मेरे लिए लड़की को ढूंढ लेकर आओ, और जिस दिन तुम इस लड़की को दोगे तो हम तुम्हारे हुकूमत क्या करेंगे, हुकूमत को तुम्हारे हवाले, तुम्हारे हाथ में दिलवा दूंगा, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे बाबू। शाहजादा फकीर की बेटी को देखकर इसलिए क्यों बेहोश हो जाता है, इसलिए बेहोश हो गया था कि वह लड़की ही थी, वह लड़की वही थी जिसकी तलाश में बरसों से घूम रहा था, और मलिक सादिक जो तस्वीर दी थी उसको ढूंढने के लिए, लाने के लिए, है ना। मलिक सादिक शाहजादे से क्या मलिक सादिक ने शाहजादे से कहा था कि यह लड़की बहुत ही खूबसूरत, यहाँ से मिला लीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत है ना, बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा ना हो कि तुम्हारे अंदर ना बेईमानी आ जाए और तुम वह लड़की जो मेरे हवाले ना करो, तो जान लेना ऐसा कोई तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा तो वो दुश्मन मैं ही हूंगा। 8 नंबर सवाल देखिएगा, फकीर ने अशरफी लेकर शहजादे से क्या कहा, तो फकीर ने अशरफी शहजादे से लेकर कहा कि खुदाए पाक तेरा भला करे, तो यहाँ का नहीं लग रहा है, यहाँ किसी ने मुझे खाने को नहीं पूछा है, लेकिन जो है ना तुमने पूछा, खुदाए पाक तुम्हारे नेक मकसद तक पहुंचाए तुमको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर सवाल, आखिरी सवाल है। पूरे मुल्क में फकीर की बेटी की शोहरत इसलिए था कि वह बहुत खूबसूरत थी, खूबसूरती की वजह से पूरे मुल्क में थी। आगे बढ़ेंगे बाबू ऑब्जेक्टिव सवाल की तरफ।
सर बागो बहार का पूरा कहानी सुना बाबू। अभी आपका एग्जाम का वक्त है ना, ना सुनिए तो बेहतर रहेगा। ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? बागो बहार दस्तान है बाबू। बागो बहार क्या है बाबू? दस्तान है। बागो बहार कितने दरवेशों का किस्सा बयान किया गया है? 4 दरवेशों का किस्सा, वो चौथे दरवेश था। किस्सा आजाद बख्श किस किताब का तर्जमा है भाई? तो बागो बहार का तर्जमा है, तो सही जवाब हो जाएगा बागो बहार। सबरस फसाना अजाब नहीं होगा। किस्सा गोई के कदीम नसरी सिंह को क्या कहते हैं भाई? किस्सा गोई के नसरी सिंह को कहते हैं दास्तान, है ना। किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जमा की? तो जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर ना। आगे बढ़ेंगे बाबू, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज बाबू आपको ध्यान रखना है कलकत्ता है। आगे बढ़े, किस सिंफ में माफूकुल फित्री अनासिर की कार फरमाई होती है? हम पहले ही बता दिए, जिन जिन्नात जिसमें हमारे समाज में इस तरह किरदार नहीं होते उस दास्तान में होते हैं ना। मीर अमन दहलवी से कौन सी नसरी किताब मंसूब है? मीर अमन दहलवी से जो है ना, वो है आपको पता है कि किस्सा चार दरवेश नहीं होगा, यहाँ बागो बहार होगा सही जवाब। मलिक सादिक शहजादे के वालिद का क्या रिश्ता था भाई? दोस्ती का रिश्ता था, तब तो ले गया था उसको। शामिल निसाब में अक्तबास बागो बहार किस दरवेश का कहानी से माखोज है? चौथे दरवेश से कहानी से माखोज है। मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या था? गंजे खूबी नाम था। आगे बढ़ेंगे बाबू, बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जमा है? तो फारसी किताब का तर्जमा है ना किस्सा चहार दरवेश। मीर अमन का तखल्लुस लुत्फ था, है ना, लुत्फ। आगे बढ़ेंगे बाबू, बागो बहार किस सन में लिखी गई? 1800। देखो यहाँ एक है तो एक लगा दो, है ना। 14 नंबर का जवाब सही होगा। देख लो आप भी भाई। कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो पूछ लो, है ना। इसी तरह का कोई भी अगर दिक्कत हो तो क्लास में हम तो रहते हैं, आपको पूछ लेना भाई इस तरह। भाई अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बागो बहार के मुसन्निफ कौन? मीर अमन मुसन्निफ है बाबू। आगे बढ़ेंगे, उर्दू की पहली दस्तान हम बताएं सब रस, जिसके मुसन्निफ है मुल्ला वजीही। दस्तान सब रस के मुसन्निफ मुल्ला वजीही। कितना रिवीजन होगा बाबू? अब तो आपको अच्छा लगता होगा। मीर अमन की तसनीफ गंजे खूबी किस किताब का तर्जमा है? आप पढ़े अखलाक मोहसनी का यह तर्जमा है बाबू। आगे बढ़ेंगे बाबू, फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की बाली कितने रुपए? तो 40 रुपए पे हुई थी, ये आपको याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू, दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त मीर अमन की जागीर किसने जब्त कर ली? सूरजमल जाट। सूरजमल जाट, यहाँ लिखोगे बाबू सूरजमल जाट ने, ठीक है। सर हो गया है तो कोई बात नहीं।
अजमल जाट करेक्ट आंसर। 21 नंबर हुआ कौन सा सुरमा था जिसको लगाने से जिन्नातों की दुनिया नजर आने लगती है? भाई सुलेमानी सुरमा था। कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन के कितने रुपए का इनाम मिला था? तो 500 रुपए का इनाम मिला था, आपको ध्यान रखना है। क्या आपका सवाल था? जो मुकम्मल हो गया, ठीक ना बाबू? क्या आपका सवाल था जो आपको मुकम्मल हो गया? ठीक है। बाकी जितना भी आपको सवाल आ रहा है कि मुख्तसर सवाल में सर कितने सवाल पूछे जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे? जब हम 100 ऑब्जेक्टिव का मैराथन लेंगे अभी 22 तारीख को, है ना? 22 तारीख को आप लोग तैयार रहिएगा। 22 तारीख को जब लेंगे तो उस वक्त बता देंगे कब कहाँ कौन सा किससे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, कैसे सवाल आएंगे, सारी चीजें आपको हम क्लियर करवा देंगे ना। 22 तारीख को तो अभी खैर अब जो है क्रैश कोर्स में ध्यान देते रहिए और याद करते जाइए, ठीक है? और डाउट क्लास कितना बजे से होता है डाउट क्लास? बाबू अभी पूछो ना, हम खड़े रहते हैं। डाउट हमारे क्लास में कहाँ रहता है? डाउट अगर है तो भेजो, देखो हम वहां भी बता देते हैं, कोई चीज दिक्कत नहीं अ, होने देंगे हम। इसी तरह से भी दिक्कत आपको, ठीक ना? एग्जाम हो गया जिसका हो गया, कोई बात नहीं। देखिए सेंटअप का जो जिसका एग्जाम हो गया भी, वो लोग भी जुड़ेंगे, क्योंकि हम सेंटअप का तैयारी ना करवा के, है ना, जो आपका टारगेट जो है ना वो हम एग्जाम 2025 के लिए करवाएंगे। वो सिर्फ नाम का सेंटअप का तैयारी होगा। जो उर्दू 23 तारीख का हो गया ना, कितने लोगों का उर्दू हो भी गया, तो खैर कोई बात नहीं, आपको उस क्लास में जुड़ना है। उस क्लास का मतलब ये नहीं है कि सेंटअप की तैयारी, उस क्लास का हमारा मौजू जानते हैं, पूरा एग्जाम के टारगेट है। और वो ऑब्जेक्टिव जो 100 लाए हैं बहुत ही कहिए कि आसान अंदाज में आपके लिए तैयार करवाए हैं। कहिए कि रुकिए आपको दिखा देते हैं, है ना। देखिए इस तरह से जो है ना आपके लिए तैयार भी कर दिए हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा। देखिए इस तरह से जो है ना पूरा बैठ कर ये तैयार किए थे भाई। पहले ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपको दिख रहा होगा। देखिए इस तरह से बैठ के तैयार किए थे, ताकि जो है ना बहुत ही आसान अंदाज में आप देख सकते हैं। और ये खुद का लिखा हुआ है, ऐसे आप लोगों को भी लिखना है खूबसूरत खूबसूरत, ताकि जो है ना अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाए, ठीक है? ये देख लीजिए पूरा तैयारी करके आपको जो है ना पूरा लिख दिए हैं बैठ कर, पूरा ऑब्जेक्टिव आपके साथ जो है ना पूरा आप देखिएगा तो आपको मिलेगा, ठीक ना? तो ये कितना भी देखिएगा, ये खुद का लिखा हुआ है, आपको भी रिवीजन करते हैं ना। तो चलिए भाई ये आपके लिए दिखा दिए, ये था यही था, याद आया तो आपको दिखा भी दिए। अब मिलते हैं हम लोग बाबू अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर किसी तरह का दिक्कत हो डाउट हो तो आप लोग पूछ ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाबू अगली क्लास में। सभी को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आप अपने रिवीजन और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसी दास्तान जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और
क्या ही ऐसी दास्तान, जो एक ऐसी खूबसूरत लड़की इसको देखते ही कहिए कि बेहोश हो जाते हैं एक शहजादे साहब, है ना। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करेंगे दास्तान की। और दास्तान जानेंगे क्या होता है, और जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए होगा उसको आज हम लोग पढ़ लेते हैं, ताकि जो है ना आसान अंदाज में क्लियर हो जाए। चलिए भाई, सभी लोग आ गए हैं। जमामुल हक साहब, माही नूर खातून, एमडी इज़राइल, एमडी अनश, निदा मेहर, उसके बाद गजाला परवीन, एमडी शादाब उदयन, सभी लोग आए हैं भाई। तो चलिए आप जानते हैं कि ये दास्तान जो है आप सभी को शामिल निसाब में है। और इसके लिखने वाले हैं मीर अमन। मीर, यहाँ अमन छूट गया है तो चलो हम ऊपर लिख देते हैं मीर अमन, ठीक है। लो हो गया मीर अमन। मीर अमन लिखने वाले हैं। है ना, मीर अमन देहलवी लिखने वाले हैं। चलो भाई, मीर अमन हो गए। बागो बहार। तो पहले, सबसे पहले हम लोग दस्तान के बारे में जानेंगे कि दस्तान क्या होता है और दस्तान किसे कहते हैं। दस्तान, आखिर दस्तान में क्या बयान होती है, दस्तान ये किस तरह का दस्तान है, सब हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। जी बिल्कुल। चलिए भाई, नेमत परवीन, सनवर परवीन, फिजा आफरीन, सभी लोग आ गए हैं। जो लोग सलाम कर रहे हैं उन लोग को वालेकुम अस्सलाम। चलिए, एमडी सलमान साहब भी आ गए हैं भाई। रिफत परवीन भी आ गई हैं। अब ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। सबसे पहले बाबू जानेंगे दस्तान क्या होता है। दस्तान देखिए, किस्सा गोई की सबसे कदीम पुरानी सिन्फ, कदीम यानी पुरानी कह सकते हैं, पुरानी सिन्फ के तौर पे दस्तानों में वाजे अहमियत से इनकार नहीं किया जाता। यानी दस्तान जो है एक पुरानी सिन्फ है जिसमें दुनिया के हर जबान में, यानी दुनिया में कोई ऐसी जबान नहीं है जिसमें दस्ताने नहीं लिखी गई, यानी दुनिया का हर जबान में दस्ताने लिखी गई। दस्तान की एक शनाख्त माफूकुल फित्री अनासिर। अनासिर, अब इसके माने क्या होता है बाबू, अनासिर यानी दस्तान में जो है माफूकुल फित्री अनासिर की कार फरमाई होती है। यानी दस्तान में ऐसे किरदार होते हैं जो हमारे समाज में नहीं होते हैं, जैसे भूत प्रेत, जिन जिन्नात, है ना। इस तरह की बातें आपको दस्तान में सुनने को मिलेगी और बहुत बहुत ही आपको अच्छा लगने वाला है। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक ना। तो इस तरह इसी को कहा जाता है कि माफूकुल फित्री अनासिर की कार फरमाई होती है। उर्दू की सबसे पहली दस्तान, कमेंट करेंगे, ये पूछा भी जाएगा। सबसे पहली दस्तान का नाम है सबरस। क्या नाम है, जल्दी से बोलिए, सबरस। और इसके मुसन्निफ कौन है, मुल्ला वजीही। कौन है मुसन्निफ भाई, मुल्ला वजीही। जैसे में आपको हम लिख भी दिए हैं, मुल्ला वजीही। तो यही कह रहा है कि सबसे सबरस जिसके मुसन्निफ मुल्ला वजीही, यानी सब उर्दू की पहली दस्तान, जिसकी अशात जो है कहा जाए कि एक तरह से 1632 ईस्वी में तबवा हुआ था, तबाह हुआ था, ठीक ना। 1632 आपको ध्यान रखना है बाबू, ठीक है।